Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. In this session, we will discuss about zamindars and the rural gentry in the Mughal Empire. मुग़ल एम्पायर में बेसिकली अलग अलग तरीके के क्लासेस होते थे, अलग अलग तरीके के लोग होते थे। तो जो जुड़े हुए होते थे ऑफिशियल पर्पस से मुग़ल बादशाहों के साथ, या जो उच्च वर्ग के नोबल्स होते थे, उनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी या जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, उनकी लाइफ बहुत अलग थी। तो ये जो लेसन है ये फोकस करता है उन लोगों के बारे में जिनके बारे में हिस्ट्री कई बार नहीं लिखी जाती है या जिनको इग्नोर कर दिया जाता है हिस्ट्री में। तो आज हम लोग मिडिल क्लास के बारे में भी बात करेंगे। आज हम जो है और जो दूसरी रूरल जेंट्री थी उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली अगर आप अबुल फजल की राइटिंग्स को देखें, अबुल फजल मतलब बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी थी। तो वो जो हैं वो बहुत ही सारी चीज़ें मुग़ल सोसाइटी और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रहे थे, और दूसरे भी उनके समकालीन और भी ऑथर्स थे। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि जो पर्सनल ओनरशिप है ना लैंड की इंडिया में, वो बहुत पुरानी है। ज़मीन जो है, कोई भी ज़मीन, वो बहुत पुराने समय से एक वक्त के साथ टाइम टू टाइम लोगों को मिलती जा रही है। और जो राइट है ओनरशिप का लैंड में, वो मेनली हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हेरिडिटरीली ये चलता है। और जो नए राइट्स हैं ओनरशिप के लैंड में, वो हर वक्त जो है ऑल द टाइम क्रिएट किए गए हैं। ये जो पूरा ट्रेडिशन है वो एक ऐसा ट्रेडिशन था जो कि फर्स्ट इसमें ये होता था कि कोई लैंड को खरीद लेता था और उसके बाद फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करता था, या कोई लैंड पर आके बस जाता था और उसके ऊपर कल्टीवेशन शुरू कर देता था। और जब वो वहाँ पे खेती करने लग जाता था और वहाँ पे कोई चीज़ उगाने लग जाता था, तो जितने जगह पे, जितने ज़मीन पे आप खेती करते हो, वो जगह आपकी हुई, वो आपके आपकी लैंड है, आप वहाँ के ओनर हो। तो जो जहाँ पे खेती करता है और जिस जगह पर ट्रेडिशनली वो बस जाता है, वहीं पे खेती करता है, तो उस एरिया को कल्टीवेशन में जो लेकर के आया है वही उस एरिया का ओनर है। तो शुरू में स्टार्टिंग में इनिशियली ये हुआ होगा। उसके बाद ज़मींदार जो हैं उनके हेरिडिटरी राइट हो जाते थे लैंड के ऊपर, और वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट भी करते थे। तो देखिए क्या होता है कि जैसे किसी के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो अकेले अब वो तो पूरी ज़मीन पे खेती कर नहीं सकता। वो क्या करता है, किसानों को खेती के लिए लगा देता है। तो ओनर कौन है? ओनर यहाँ पे है ज़मींदार, जिसकी ज़मीन है। लेकिन जो खेती करने वाला किसान है वो अंडर दी ज़मींदार काम कर रहा है। अब उसको काम मिला है, वो खेती कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो बदले में उसे कुछ तो पैसा ज़मींदार को देना पड़ेगा, क्योंकि खेत जो है वो ज़मींदार का है। तो ज़मींदार क्योंकि मालिक है, तो मालिक, अब आप मान लो कोई मकान मालिक ही है, उसके घर में रहोगे तो उसको रेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी किसानों को रेंट देना पड़ेगा, और वो जो रेंट का पैसा होता था वो किसानों से बहुत ही हार्श तरीके से लिया जाता था। और ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था ना, ये जो ज़मींदारी का अधिकार था, ये ज़मींदारों के पास हेरिडिटरीली था। तो ये जो है कई सारे गांवों के ऊपर, जैसे एक ज़मींदार है और वो सारी ज़मीनों का मालिक है। इसको तालुका कहा जाता था ज़मींदारी के अंदर। तो तालुका मतलब कि वो इलाका, ठीक है, तालुका या तहसील एक ही बात है, या आप ब्लॉक कह लो इसको, तालुका, तहसील, ब्लॉक। इसका क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ विलेजेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ विलेजेस। तो ये जो है ये उसकी ज़मींदारी का इलाका हो गया, जहाँ पे वो ज़मीन पे खेती करवाएगा। ज़मींदार जो हैं उनको लैंड रेवेन्यू का जो शेयर है वो मिलता था, विच कुड गो अप टू 25% इन सम एरियाज। ठीक है, कुछ एरिया में ये 25% तक चला जाता था। और जो पीजेंट्स थे जो कि एक्चुअली कल्टीवेट करते थे लैंड को, वो अगर देखें तो वो कभी भी लॉन्ग तरीके से डिस्पोज नहीं करते थे, और वो जो है लैंड रेवेन्यू को जो पे करते थे वो बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से करते थे। तो अब आप देखें तो कल्टीवेशन करने वाला इंसान कोई और है, लेकिन मालिक कोई और है। तो पीजेंट जो एक्चुअली कल्टीवेशन कर रहा है और जो लैंड के ऊपर लगा हुआ है, उसको कोई जो है मतलब उस लैंड के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो तब तक ही वहाँ पे बना हुआ है जब तक वो टाइम से लैंड रेवेन्यू दे, और सही तरीके से अगर वो लैंड रेवेन्यू दे रहा है तब तक तो ठीक है, पर अगर तुम लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे हो तो तुमको हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो ज़मींदार और जो पीजेंट हैं,
अगर आप देखें तो उनके अपने हेरिडिटरी राइट हो जाते हैं लैंड पर, लेकिन जमींदार जो है पीजेंट को बनाए रखेंगे अपने पास, काम करने देंगे तब तक जब तक वो किसान टाइम से टैक्स देता रहे। अगर किसान टैक्स नहीं देगा तो उसका जो ज़मीन है, उसकी जो अधिकार है वो उससे छीन लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब जो ज़मींदार होते थे वो बहुत सारे कई सारे पावरफुल क्लासेस को मिला करके बनते थे, जो कि हमें ऑल ओवर द कंट्री हर जगह इंडिया में देखने को मिलते थे। इनके अपने अपने कुछ टाइटल्स भी होते थे, सरनेम होते थे। तो हर जगह इनके अलग अलग नेम होते थे, जैसे देशमुख होते थे, पाटिल होते थे, ठीक है, नायक होते थे, तो नाया एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे अलग अलग इनके टाइटल होते थे। तो ये जो जमींदार थे जनरली इनका बड़ा क्लोज कनेक्शन था ऑन कास्ट, क्लैन, ट्राइबल बेसिस पर विद द पीजेंट्स, एंड इस तरीके से इनकी जो जमींदारी थी इसमें ये सेटल हो रखे थे। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। जो मिडिल स्ट्रेटा है, अगर उसको मैं देखूं तो जो मिडिल स्टेट है, ठीक है, द मिडिल स्टेट इज मीन अ सेक्शन जिसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बिटवीन रिच एंड पुअर अगर आप देखें तो वो बहुत ही अच्छी होती थी। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो इनकी हालत वैसी नहीं है जैसे उच्च वर्ग के लोगों की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये जो मिडल स्टेट है, ये जो मिडल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसे मिडल क्लास कहते हैं, ये इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो ना तो बहुत अमीर हैं ना ही बहुत गरीब हैं, ये मिडिल क्लास है। ये जो सेक्शन है ये बहुत बड़ा है मुगल इंडिया में। आज भी इंडिया के अंदर ये सेक्शन बहुत बड़ा है। मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे देखने को। तो इसमें छोटे छोटे मनसबदार भी आ जाते थे, छोटे छोटे शॉपकीपर्स आ गए, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि कुछ क्राफ्टमैन हो गए, आर्टिस्ट हो गए। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन लोगों का इसमें आ जाता था। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी वैरायटी है। मतलब मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होता है। इसमें क्या होता है कि लोअर मिडिल क्लास वो है जो कि गरीबी से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, पर अपर मिडिल क्लास है जो कि काफ़ी ऊपर है, लेकिन अभी ओवरऑल फिर भी बेटर है, उसकी पोजीशन ठीक है। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बट इट्स गोइंग गुड। तो इसके अंदर जो है प्रोफेशनल्स का क्लास आ जाता था। हकीम आ गए, बहुत सारे लीडिंग म्यूजिशियंस आ गए, बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए, हिस्टोरियंस आ गए, स्कॉलर्स आ गए, काजी, थियोलॉजियंस, और बहुत सारे पेटी ऑफिशियल्स आ गए, पेन पुशर्स आ गए, जो कि मतलब बहुत सारा ग्रोइंग लैंड जो है चलाते थे और मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाते थे। तो मिडिल क्लास सेक्शन जो है सोसाइटी का काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़े लेवल पर ये फैला हुआ था। अब अगर इसमें देखें तो जो मोस्ट पावरफुल एम्पायर है वेस्ट एशिया में, वो जो है वो ऑटोमन तुर्क्स का था। सबसे बड़ा कारण इसका था इनकी ट्रेड पॉलिसी और इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि जो इस्तांबुल का इलाका इन्होंने कैप्चर किया हुआ था तब से इनको बहुत ज़्यादा गेन हो रहे थे। इस्तांबुल का जो इलाका है कॉन्स्टेंटिनोपल, वो इनके हाथ में जब से आया था तब से व्यापार, पूरे दुनिया भर का जो मेन व्यापार है वो इनके हाथ में आ गया था। और ये पूरे मतलब एशिया का माइनर इलाका हो गया, यूरोप का पार्ट हो गया, वो पूरा कवर कर रहे थे। इन्होंने सीरिया, इजिप्ट और अरेबिया को भी कैप्चर कर लिया था 1529 में। तो ऑटोमन तुर्क्स जो हैं ये अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, मतलब आपको कि दुनिया में बीचों बीच में है ये, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। इन्हें जो है टाइटल मिला था सुल्तान ऑफ रम, ठीक है, फ्रॉम द शैडोइक कैलिफ, जो कि कायरो में रहते थे या सायरो में रहते थे। और बाद में इन्होंने टाइटल लिया था पातशाह इस्लाम, ठीक है, ये इन्होंने टाइटल लिया था। तो ऑटोमन तुर्क्स की पावर काफ़ी राइज हो गई। इसके बाद जो है शिया जो पावर है वो काफ़ी ईरान में बढ़ रही थी, और उससे ऑटोमन सुल्तान को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑटोमन सुल्तान जो थे ये बहुत कॉन्शियस थे और ये दुनिया में सुपर पावर की तरह थे। तो ऑटोमन्स जो है वो ईरान के साथ लड़ने लग गए और इन्होंने बगदाद को कंट्रोल किया। तो बगदाद किसके हाथ में आएगा, बगदाद को कौन कैप्चर करेगा, इस बात पर इनकी लड़ाई हो गई। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईरान का इलाका था, अरीवान के आसपास का इलाका जो था, उसको कैप्चर करने के लिए भी ये लोग लड़ रहे थे। अब ईरान की जब भी बात आती है तो ईरान के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं। ईरान में और इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा
लड़ाइयाँ या हिस्टोरिकली बैटल हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत देखिए एक्सेप्शंस होते ही हैं, हर थोड़ा बहुत पड़ोसी थे तो लड़ाई झगड़ा वो हल्का फुल्का हो जाता था, थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाती थी, तो वो होती थी बट बहुत लिमिटेड, उतनी ही थी। जो मुगल्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उज़्बेक के प्रपोजल्स को फॉर अ ट्रिपरटाइट ऑटोमन मुगल उज़्बेक अलायंस, क्योंकि आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ईरान को साइड करने के लिए, ईरान को रास्ते से हटाने के लिए जो ऑटोमन मुगल्स थे उन्होंने क्या किया, ऑटोमन जो तुर्क्स थे उन्होंने क्या बोला था कि हम ऑटोमन एम्पायर हम साथ में आ जाते हैं, मुगल भी आ जाएगा और उज़्बेक भी आ जाएंगे। तो एक तरफ से उज़्बेकिस्तान आ गया, यहाँ से ऑटोमन आ गए और यहाँ से मुगल्स आ गए इंडिया में, तो ये सब मिल करके क्या करेंगे, ईरान को घेर लेंगे और ईरान को वीक बना देंगे, ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको लूट सकते हैं, आपस में ये तीनों ईरान को बांट सकते हैं। मतलब कई सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है ना, हजारों पॉसिबिलिटीज है अगर आप कुछ करना चाहो तो मुगल्स ने क्या बोला था कि नहीं, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपने इंडिया से इंटरेस्ट है, हम अपने इंडिया को ही संभालने, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का वो वैसे भी बहुत वल्नरेबल है और मुगल्स को ज़्यादा इंटरेस्ट साउथ में था। इसका रीज़न क्या है कि इफ़ दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, तो साउथ इंडिया में अगर आप बस जाते हो ना, साउथ इंडिया आपके पास एक बार कंट्रोल में आ गया तो वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जैसा है। वहाँ पे क्या है कि मेंटेनेंस बहुत लो है और अटैक के चांसेस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो चांसेस है, और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो पूरा समुद्री इलाके से घिरा हुआ है साउथ इंडिया, बहुत बड़ा आपके पास कोस्टल एरिया आ गया, बहुत सारे ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, काफ़ी सारा क्वालिटेटिव सामान आपके पास आ गया, स्पाइसेस आ गए, कॉटन टेक्सटाइल आ गया, सिल्क इंडस्ट्री आ गई, वुड स्टील आ गया, सो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो मुगलों को ना ये दिखता था, मुगल्स जो है ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे, वो ये देखते थे कि किस चीज़ में मेरा ज़्यादा फ़ायदा है, मैं क्या जो है करूं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। छोटे मोटे चीज़ों के पीछे ये लोग नहीं भागते थे, क्योंकि मुगलों को पता था कि अगर ईरान का कुछ हिस्सा उनको मिल भी जाता है या वो ईरान के ऊपर लड़ाई कर भी लेते, उसको कैप्चर कर भी लेते, तो वो उसको मेंटेन करते करते ही थक जाएंगे, क्योंकि वो इलाका बहुत वल्नरेबल है, अटैक्स इन्वेशंस ये वो वहाँ होता रहता था। तो इसीलिए ये एक मुगल्स को जब ऑफर किया गया कि भाई तुम, ये प्रपोजल आया कि चलो हम तीनों मिलकर के एक ट्रिपरटाइट बना लेते हैं, एक हम लोग एक त्रिकोण बना लेते हैं, ऑटोमन्स मुगल्स और उज़्बेक साथ में आ जाते हैं, एक अलायंस बनाते हैं, तो ये चीज़ मुगलों ने मना कर दी। ये अलायंस किसके खिलाफ था, ईरान के खिलाफ, ईरान यानी कि पर्शियंस। तो ईरान और पर्शिया एक ही बात है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ईरान पर्शिया एक ही बात है। तो ये क्या, लेकिन जो ये चीज़ बोली, ये मना कर दी मुगलों ने, क्योंकि बोला कि ये एक तरीके से जो एशियन बैलेंस ऑफ पावर है उसको बहुत ज़्यादा अपसेट करेगा और कहीं ना कहीं जो ईरान है वो अकेला रह जाएगा और फिर उज़्बेकिस्तान के साथ उनको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तो ये जो अलायंस था ईरान के साथ हमने बनाया, क्यों, जबकि ईरान के साथ कोई नहीं था पर हम ईरान के साथ खड़े हुए। जब ईरान के साथ कोई नहीं था तब कौन खड़ा हुआ ईरान के साथ, मुगल्स। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड को बढ़ा सके, क्योंकि मुगलों को ट्रेड दिखता था, मुगलों को रिलेशनशिप्स से ज़्यादा ऊपर ये दिखता था कि हमारे कितने अच्छे ट्रेड बेनिफिट्स हैं, कितनी अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हम हैं और कितनी सेफ्टी इंश्योर कर पा रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने एरिया में सेफ हो, कितना इलाका आप जो है लेकर के अपने साथ चल सकते हो, तो वो सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर हो रही थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। और कुछ ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जिनको जनरली कैश में पेमेंट किया जाता था, कुछ ऐसे बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, रिलीजियस पंडित लोग होते थे, इनको भी ग्रांट्स दिए जाते थे जिसको मदद माश कहते थे। तो इनको लैंड जो है दे दी जाती थी मेंटेनेंस के लिए, तो मुगल टर्मिनोलॉजी में इसको मदद माश कहते थे या ससन इन कहते थे, ससन इन राजस्थान। तो मुगल एम्परर, लोकल रूलर, जमींदार, नोबल्स, ये सब लोग जो है ये बहुत सारे ग्रांट्स देते रहते थे। मतलब देखो जिनके पास जितना होता था वो दान करता रहता था। हालांकि ये जो ग्रांट्स थे इनको कई बार रिन्यू किया जाता था, हर एक जो नया रूलर आता था वो इसको थोड़ा बदलाव करता रहता था, लेकिन एक बार अगर आपने किसी को ज़मीन दे दी, कोई एरिया दे दिया, तो उससे छीनना बहुत मुश्किल होता है। तो चीज़ें ये हेरिडिटरी हो जाती थी, इन प्रैक्टिस ये आ जाता था। तो ओवरऑल क्या होता है ना, किसी को कुछ देना बहुत आसान है, बट अब आपने उसको दे दिया, अब वो इंसान से आप छीन नहीं सकते, ले नहीं सकते।
तो दे दिया जो दे दिया, अब आप उसको बोल नहीं सकते कि नहीं वापस करो। आपको कल को चीज चाहिए, वापस चाहिए भी हो, आपको लगा अरे मैंने क्यों दे दिया एंड ऑल, तो भी आप नहीं दे सकते। सो इट्स लाइक दैट ओनली। तो गाइज याद रखिए कि टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है, आप इसको यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस कोड को यूज़ कीजिए, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।